टुडेज़ टॉपिक इज़ समरफील्ड थ्योरी। तो समरफील्ड थ्योरी में क्या कहते हैं कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के अंदर प्रेजेंट हो उसे तो आप एक ऑर्बिट के अंदर रख देंगे। ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर पास होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, उसके अंदर आप रख देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर आप उसे एक ऑर्बिट के अंदर नहीं रख सकते। इसके रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करते हैं, और ये जो है वो आफ्टर अ लॉन्ग टर्म वर्क ये प्रूव कर दिया गया है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फर्दर ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अब हमने देखना है कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो है वो S, P, D, F आ जाते हैं। ये उस जो है सबसे पहले हमारे पास शेल्स होते हैं, दैट इज़ K, L, M, N, एंड उसके बाद जो है उन्हीं शेल्स के अंदर जो है वो सब शेल्स होते हैं जिनके अंदर S, P, D, F जो है वो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और उनकी भी फिर आगे डिफरेंट जो है वो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होती है, XY Z एक्सिस। तो ये हम बता रहे हैं कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर किसी एटम के अंदर होंगे तो हमें उन्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स। अब हम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल बता किस तरह से सकते हैं, तो हम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स को L के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, S, P, D, F। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्फेरिकल, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड F मीन फंडामेंटल। तो ये थे हमारे पास ऑर्बिटल्स जिनके हमने नेम रखे हुए हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये फर्दर डिवीजन होती है, आपके पास उसकी शेल्स की डिवीजन होती है। अगर आपने ऑर्बिट को बताना है किसी भी तो उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n जो है ये क्वांटम नंबर्स हैं, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं। सेकेंड ईयर के अंदर हमने ये स्टडी भी किया था कि सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल्स के बारे में बताता है, दैट जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है n के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि n जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ एजीमीथल। L स्टैंड फॉर एजीमीथल क्वांटम नंबर। एजीमीथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि S, P, D, F कौन कौन से होंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने रिमेंबर करनी है दैट इज़ n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हम L की वैल्यू स्टार्ट करें तो L इज़ एजीमीथल क्वांटम नंबर, वो उसकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब अब आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपके पास जो है वो L की वैल्यू अब आपने फाइंड आउट करनी है, किस तरह से निकालेंगे, तो अगर आपके पास n की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, तो आपने यहाँ से L की फर्स्ट 3 वैल्यूज़ चूज़ करनी है। L की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पर 0 जो है वो इंडिकेट करता है S को, और 1 इंडिकेट करता है P को, और 2 इंडिकेट करता है D को। इसका मतलब ये है कि जो 3 वाला आपके पास शेल है उसके अंदर S, P और D 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक जो सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो अगर शेल्स की बात की जाए, अगर आपने शेल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। जहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे अगर आप सपोज 3 वाले के लिए निकालना चाह रहे हैं, 2 के लिए चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो अगर हम 3n = 3 है तो फिर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 9, और 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वैल्यू निकल आई 18। इससे आप बता सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हमने बता दिए कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि K, L, M, दैट थर्ड शेल इज़ M।
ठीक है। एन की वैल्यू जो है जिसके लिए 3 थी, उसके अंदर अब 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हमने देखना है कि एक सब शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो एस के अंदर जो मैक्सिमम तो अब हमने देखा कि एस के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी के अंदर मैक्सिमम 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब वो यहाँ पर कहता है कि जो एस और पी ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा एलिप्टिकल पाथवे शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द डी ऑर्बिटल। यहाँ पर देखें कि ये फर्स्ट वाला जो है वो एस को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो है पी को इंडिकेट कर रहा है, और ये डी को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे मूव करते जा रहे हैं तो आपके पास जो उसका ऑर्बिटल्स हैं वो सर्कुलर शेप में जो है वो आना स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको कुछ जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो नज़र आ रही हैं, स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप गौर से देखें स्पेक्ट्रा को, तो ये जो स्पेक्ट्रा है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन करेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, यानी कि ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं करते, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल्स के से लोअर ऑर्बिटल्स के अंदर जंप करता है तो क्या होगा, जब हायर आपको पता है कि हायर ऑर्बिटल पे है तो इट मीन्स दैट इट हैज़ एन हाई एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो है लोअर ऑर्बिटल के अंदर जंप करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो कुछ जो है वो एनर्जी वो इमिट करेगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वहाँ से रेडिएशन इमिट होंगी। तो अब यहाँ से देखें कि अगर कहीं से भी हायर ऑर्बिटल्स में से जैसे 2 है, 3 है, 4 एंड इज इक्वल टू 2, इट मीन्स दैट इट इज एन ऑर्बिटल्स। अगर हाई और जो है वो शेल्स है, अगर वो हायर शेल से लोअर शेल्स के अंदर जंप कर रहा है तो एनर्जी जो है वो इमिट होगी। ये तो इमिशन की बात कर ली, तो आपके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फिनिटी कहीं से भी फर्स्ट के अंदर जंप करता है तो आपके पास जो सीरीज़ आएगी दैट इज़ लाइमन सीरीज़। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जो है वो सेकंड के अंदर जंप करता है तो इनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट के सिर्फ सेकंड के अंदर जंप करे, फर्स्ट सेकंड के नहीं, हायर से लोअर के अंदर आना है। तो 2 से जितने भी हायर होंगे तो उससे वो अगर 2 के अंदर जंप करता है तो आपके पास जो सीरीज़ आएगी दैट इज़ बॉम्बर सीरीज़। थर्ड जो है आपके पास दैट इज़ पास्टन सीरीज़, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जो है वो थर्ड के अंदर जंप करता है दैट इज़ पास्टन सीरीज़। और फोर्थ पे आती है ब्रैकेट सीरीज़, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फोर्थ के अंदर जंप करता है तो दैट गिव्स ब्रैकेट सीरीज़। लास्ट वन द फिफ्थ, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इन्फिनिटी हायर शेल से जो है वो फिफ्थ के अंदर जंप करता है तो पी फंड सीरीज़, PFUND फंड, पी फंड सीरीज या फंड सीरीज़ भी इसको बोला जाता है, तो वो आपके पास ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये किस तरह से आपके पास जो है वो ट्रांजिशन होंगे और क्या क्या आपके पास ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम तो हम देख चुके हैं। अगर हम नेक डाई से देखते हैं तो आपको पता है कि हम ऐसी चीज़ें जो है वो देख ही नहीं सकते, सब लाइंस जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत एटम जो है वो छोटा होता है, उनको हम इस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती हैं, तो बेसिकली अभी हमने थ्योरी की तरफ जाना है। तो एक्स रेज होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी जिनकी हो, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और वेवलेंथ कम हो, यानी कि इसकी रेंज जो है वो 1×10⁻⁻10 से 2×10⁻11 तक होती है, इन्हें हम बोलते हैं एक्स रेज। तो अब एक्स रेज हमने देख लिया कि एक्स रेज होती क्या है। अब हम इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ये प्रोड्यूस किस तरह से की जाती हैं। आपको कुछ न कुछ आई थिंक रिमेंबर होगा, सेकेंड ईयर में हमने ये फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि जो है जब आपके पास हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन या फिर आपके पास कैथोड रेज और एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ को दो नाम है। तो अब जब ये किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं आके तो वहाँ पर जो है वो जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एक्स रेज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने यहाँ पे एक कैथोड का सोर्स लगाया, वहाँ से ये प्रोड्यूस करवाए। अब यहाँ पे मैंने जो है वो मेटल रख दी, में भी आप जो है वो टंगस्टन भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यूज़ किया जी टंगस्टन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आके स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। तो अब ये जो है हमारे पास जो एक्स रेज आपको मिलती हैं, इन्हीं को जो है हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे ट्रांजिशन करवाने के लिए कि अगर ये एक्स रेज जो हैं स्ट्राइक करती हैं किस तरह की बनती हैं, ये हम इसकी आगे जो है वो स्टडी करेंगे।
और यहाँ पर जितनी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जाइज्ड होगा, उतना ही आपके पास जो है एक्सरेज जो है वो ज़्यादा एनर्जाइज्ड प्रोड्यूस होंगी। अगर आप 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन का और उसे मोलिब्डेनम मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक्सरेज जो होती हैं अगर ऐसी हैं, उसके पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो डीप इनर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकती हैं। अगर उसकी बहुत एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है अगर आपके पास, तो वो इतनी ज़्यादा ट्रांजिशन जो है वो नहीं करवा पाती। जो हमारे पास एक्सरेज हैं जो डीप इनर की करवाती हैं, ट्रांजिशन करवाती हैं, यानी कि हमने क्या करना है कि एक्सरेज को ना स्ट्राइक करवाना है एटम के साथ। उससे क्या होगा कि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के अंदर जो है वो जंप कर जाएगा, या ऊपर वाला नीचे वाले के साथ जो है वो वापस आ जाएगा। इन दोनों की ट्रांजिशन हम करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सरेज की एनर्जी बहुत कम होगी तो वो ट्रांजिशन नहीं करवा पाएंगी। वैसे हाई जो बिल्कुल आउटर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए जो है वो हमें बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन इनर के लिए अबाउट 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपको जो है वो एक्सरेज जो है उसकी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो अब हमने क्या करना है कि हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसको किसी टंगस्टन या मोलिब्डेनम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना है। और जैसे अगर हम सोडियम के केस में देखें तो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। अब हमारे पास आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ब्रह्मसोल्ट जो है वो बेसिकली क्या कहता था कि एक्सरेज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह से आएगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई शार्प बाउंड्री एग्जिस्ट ना करे, बल्कि सारे का सारा आपको ग्राफ जो है वो नज़र आए। अब आपको मैं इसकी कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा रेनबो में आपको 7 कलर्स नज़र आते हैं। हर एक कलर जो है वो दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हुआ था। जैसे ये येलो है, येलो के साथ ही जो है वो रेड कलर उसके साथ मिक्स हुआ होगा, तो इसमें कलर डिफ्यूज़ हुए होते हैं। लेकिन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या आपके पास जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि उसके अंदर आपके पास प्रॉपर जो है वो लाइंस आती हैं। जैसे ये एक लाइन आ जाती है, फिर अगेन ये सेकंड लाइन आएगी, फिर अगेन इस तरह से थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस तरह से बनता है। लेकिन अगर हम देखें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, तो जैसे ये एक कलर है, फुल ऐसे कलर होगा, वो मैं कलर तक कर नहीं पा रही, एक कलर होगा, फिर अगेन जो है वो कोई दूसरा कलर जो है वो होगा। इस तरह से हम लाइट की अगर एमिशन की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ चेंज होगी, तो इस तरह से ये इनके अंदर जो है वो शार्प लाइंस बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। अब हमारे पास होगा क्या कि आपने हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेना है। वो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जब एटम के साथ जाके एक्सरेज जो हैं वो जब स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट करवा देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एटम है और ये एटम के अंदर हमने ये इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दिया। अब एक तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे मैं 2 इंडिकेट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे जो है वो 8 जितने मदनी इंडिकेट जो है वो कर सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा कि जब एक्सरेज आएंगी, एक्सरेज यहाँ से मैंने प्रोड्यूस करवाई, ये आई एक्सरेज। अब ये एक्सरेज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके स्ट्राइक करी। अब जब ये इस एक्सरेज इसके साथ जाके स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि जितनी हमारी एक्सरेज जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होंगी। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पे जो है वो एक स्पेस जो है वैकेंसी छोड़ जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस होल को फिल करने के लिए सपोज के हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब इस वाले को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हायर ऑर्बिटल होंगे तो वहाँ से जंप करेगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा और आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस कर जाता, अगर हमारे पास जो हायर इलेक्ट्रॉन था, हमने उसके ऊपर एक्सरे स्ट्राइक करवाई तो वहाँ पे वो रेस कर गया था, अपने अपर लेवल के अंदर रेस कर गया, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर उसी को आके किसी और ने फिल किया, तो आपके पास कंटिन्यूसली जो है वो रेज एमिट होती रहेंगी, फोटोन मिलता रहेगा, जिसकी अगर मैक्सिमम एनर्जी देखी जाए दैट इज़ HF। इस प्रोसेस को हम ब्रह्मसोल्ट प्रोसेस कहते हैं, इसे हम
ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी हम जो है वो सपोज करते हैं वो अगर आपके पास है, अब वो हमारे पास फॉल करता है थिक टारगेट के ऊपर। आपके पास क्या था कि आपने एक्सरेज प्रोड्यूस करवानी है और उस इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है दैट इज़ वी, और जब टारगेट के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी सपोज के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो वी है हमारे पास। तो ब्रह्मह्यूल्स ने जो है वो उसकी जो एनर्जी थी उसके सपोज की एक्सरेज की वो वेरी करती है 0 से वी की तरह, यानी कि आपके पास जो है अगर फोटोन जो है वो सारी की सारी एफर्ट जो है यानी एक्सरेज जो है वो सारी की सारी एफर्ट लगा देती है उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के, तो आपके पास 0 भी रिजल्ट आगे मिल सकता है। और अगर मैक्सिमम एनर्जी आपको मिल जाती है दैट इज़ वी, तो दोनों ही केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि 0 से वी तक आपके पास रेंज हो सकती है कट ऑफ वेवलेंथ। अब कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? कट ऑफ वेवलेंथ ये होती है कि अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन सारी अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन ने जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको दे दी, ठीक है। तो अब जब वो वही वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने सारी उसको एनर्जी दे दी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, तो अब आपके पास जो फोटोन एक्सरेज फोटोन आएगा दैट इज़ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एच वी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करवाया है कि प्रोडक्शन करवाई है टारगेट के साथ। अभी हम एक्सरेज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जब वो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैथोड टारगेट के कैथोड रेज टारगेट के साथ स्ट्राइक करती है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर वो सारी के सारी एनर्जी लूज़ कर देता है तो आपके पास एक्सरेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी, एच वी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपके पास मिनिमम भी आ सकती है कि अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करता और एक्सरेज जो है वो फिर उसकी बहुत कम एनर्जी होगी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जितनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है एनर्जी का और वेवलेंथ का। इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी लेकिन एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ्स। अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, जब वो टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे फोटोन प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम एनर्जी मिले तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एच वी देखा जाए तो C इज़ इक्वल टू एच वी, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है दैट दिस साइड इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी। वैसे फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, आप न्यू बार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ई वी इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास एस सी ओवर ई वी इस तरह से आ जाती है। तो ये हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ जो है आज हमने इसको डिटेल से स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रीट एक्स-रे स्पेक्ट्रम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूँगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब था, तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।